गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एलिफेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में बायोमोलिकुलर मैकेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे। पिछले टर्न पर हमने यूनिमोलिकुलर मैकेनिज्म, जिसे हम AC1 मैकेनिज्म कहते हैं, उसके बारे में पढ़ा था। AC1 मैकेनिज्म हमने इसलिए कहा था क्योंकि वहाँ पर मैकेनिज्म में जो रेट डिटर्मिनेटिंग स्टेप है, फर्स्ट स्टेप है, और फर्स्ट स्टेप में केवल एक ही मॉलिक्यूल सबस्ट्रेट ने ही भाग लिया था, और इस रिएक्शन की जो काइनेटिक्स थी वो थी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। आज जब हम बायोमोलिकुलर मैकेनिज्म पढ़ेंगे तो हम यहाँ देखेंगे कि यहाँ पर रिएक्शन मैकेनिज्म में रेट डिटर्मिनेटिंग स्टेप्स में 2 मॉलिक्यूल्स भाग ले रहे हैं। एक तो सबस्ट्रेट भाग ले रहा है, दूसरा इलेक्ट्रोफाइल भाग ले रहा है। तो रिएक्शन को हम कहते हैं बायोमोलिकुलर मैकेनिज्म या AC2 मैकेनिज्म। आइए हम देखते हैं AC2 मैकेनिज्म, और साथ में एक मैकेनिज्म और है ACI मैकेनिज्म। AC2 मैकेनिज्म को हम कहते हैं बायोमोलिकुलर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म, और ACI का फुल फॉर्म है इंटरनल इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो I से बना इंटरनल और इंटरनल इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो देखते हैं कि बायोमोलिकुलर मैकेनिज्म के कौन कौन से पॉइंट्स हो सकते हैं, किस तरह से हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ये जो बायोमोलिकुलर मैकेनिज्म है ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर है इन टर्म्स ऑफ सबस्ट्रेट, और फर्स्ट ऑर्डर है इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। तो दो फर्स्ट ऑर्डर है, फर्स्ट मिलकर ये हो गया, टोटल हो गया इसका 2। तो इसकी जो काइनेटिक्स है वो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। ये सिमिलर है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की तरह। जिस तरह से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हमने पढ़ी थी, एलिफेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, बिल्कुल उसी की तरह सिमिलर है। इस रिएक्शन में हमें 2 चीज़ की आवश्यकता है। एक तो सबस्ट्रेट जिसके पास की गुड लिविंग ग्रुप हो, और दूसरा इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट इलेक्ट्रोफाइल। अगर ये दोनों उपस्थित हैं तो हम बायोमोलिकुलर मैकेनिज्म आराम से करवा सकते हैं। गुड लिविंग ग्रुप वह ग्रुप है जिसके पास की आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन की कमी हो, यानी कि इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हो। जनरली हम प्रोटॉन को इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट ग्रुप के रूप में या एटम के रूप में काम में लाते हैं, जो कि एक अच्छा लिविंग ग्रुप है। और हम कई बार प्रोटॉन के स्थान पर मेटल्स जैसे कि मरकरी है, टिन है, इनको भी हम काम में लाते हैं एज ए गुड लिविंग ग्रुप के रूप में। तो ये एक जनरल फीचर्स हैं बायोमोलिकुलर मैकेनिज्म के लिए कि हमें बायोमोलिकुलर मैकेनिज्म में हमें 2 चीज़ ज़रूरी है, एक सबस्ट्रेट, दूसरा इलेक्ट्रोफाइल। सबस्ट्रेट ऐसा होना चाहिए जिसके पास की गुड लिविंग ग्रुप हो, और इलेक्ट्रोफाइल जैसा कि आपको पता है कि हमेशा ही इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। तो यहाँ पर जब हम एलिफेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो यहाँ पर जो लिविंग ग्रुप है वो भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, और जो एंटरिंग ग्रुप है यानी कि इलेक्ट्रोफाइल है वो भी इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है। तो देखते हैं हम किस प्रकार से AC2 मैकेनिज्म को एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जब AC2 मैकेनिज्म में इलेक्ट्रोफाइल सबस्ट्रेट की ओर अटैक करता है तो ये क्या करता है कि सबस्ट्रेट के साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन शुरू करता है। एट द सेम टाइम उसी वक्त ही सबस्ट्रेट में से जो लिविंग ग्रुप है वो बाहर निकलता है। तो दोनों प्रोसेस साइमल्टेनियसली होती है, एक साथ होती है, बॉन्ड ब्रेकिंग की और बॉन्ड फॉर्मेशन की। तो हम कह सकते हैं कि एक बीच में ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन, जो कि बहुत ही अल्प समय के लिए होता है, हो जाता है, जिसमें कि बॉन्ड फॉर्मेशन और बॉन्ड ब्रेकिंग दोनों की प्रोसेस चल रही होती है, और फाइनली बाद में बॉन्ड ब्रेकिंग हो जाता है।
ट्रांजिशन स्टेट से, और हमको बॉन्ड फॉर्मेशन भी हो जाता है और हमको फाइनली सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट हमको प्राप्त होता है। तो ये जो बाईमोलिकुलर मैकेनिज्म है ये दो तरह से हो सकती है। अगर इलेक्ट्रोफाइल का अटैक फ्रंट से हो यानी कि सामने से हो तो हम इसे कहते हैं बाईमोलिकुलर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन फ्रंट, और अगर मान लीजिए पीछे से होता है इलेक्ट्रोफाइल का अटैक तो हम इसे कहते हैं बाईमोलिकुलर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बैक। बैक मतलब पीछे, फ्रंट मतलब आगे। अगर आगे से इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा है तो हम उसे कहते हैं फ्रंट, और पीछे से करता है तो हम उसे कहते हैं बैक। जैसा कि आपने SN2 में आपने पढ़ा था कि SN2 में भी SN2 में हमने ये पढ़ा था कि जो मॉलिक्यूल है वो हमेशा बेक, उसमें जो इलेक्ट्रोफाइल है वो हमेशा ही बेक से अटैक करता था, आगे की फ्रंट अटैक नहीं होता था। लेकिन यहाँ पर फ्रंट अटैक भी हो सकता है और बैक अटैक भी हो सकता है। देखिए हम किस प्रकार से हम यहाँ पर फ्रंट अटैक कर सकते हैं। यहाँ पर ये देखिए ये एक सबस्ट्रेट है और इसमें जब ये वाई प्लस इलेक्ट्रोफाइल आता है तो ये सबस्ट्रेट में से Z प्लस के रूप में बाहर निकल जाता है। ये निकल गया और वाई क्या करता है, इस कार्बन के साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेता है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि वाई जो है फ्रंट साइड से अटैक कर रहा है। तो यहाँ पर जो मॉलिक्यूल हमने लिया है, जो सबस्ट्रेट हमने लिया है, उसके कॉन्फ़िगरेशन में कोई बदलाव नहीं आएगा, कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो हम कहेंगे कि यहाँ पर जो हमें प्रोडक्ट प्राप्त होता है उसमें उसका जो कॉन्फ़िगरेशन वही होगा जो कि रिएक्टेंट में था, यानी कि रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन हमको प्रोडक्ट में प्राप्त होगा। तो Ac2 फ्रंट के द्वारा जब इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होता है तो हमें रिटेन्ड प्रोडक्ट प्राप्त होता है। और यदि हम Ac2 बैक की तरह से मैकेनिज्म बताते हैं जिसमें कि इलेक्ट्रोफाइल लिविंग ग्रुप के बैक साइड से अटैक करता है, यहाँ देखिए ये X लिविंग ग्रुप है और जो Y प्लस है इलेक्ट्रोफाइल है, ये इलेक्ट्रोफाइल इधर से अटैक ना करके इधर से अटैक कर रहा है, पीछे से अटैक कर रहा है। तो पीछे से अटैक के द्वारा हमें जो प्रोडक्ट प्राप्त होगा वो इन्वर्टेड प्रोडक्ट प्राप्त होगा। इस प्रोडक्ट का कॉन्फ़िगरेशन जस्ट रिवर्स होगा इस सबस्ट्रेट से। तो हम यहाँ पर कहते हैं कि जब Ac2 बैक मैकेनिज्म होती है तो हमको इन्वर्टेड प्रोडक्ट प्राप्त होता है इस तरह से। और यहाँ पर ये लिविंग ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, जैसे कि फीचर्स में मैंने कहा था कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन लिविंग ग्रुप है वो भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। तो ये लिविंग ग्रुप है। और जो एंटरिंग ग्रुप है वाई प्लस जो कि इलेक्ट्रोफाइल है वो भी इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, और हमें Ac2 बैक मैकेनिज्म के द्वारा इन्वर्टेड प्रोडक्ट प्राप्त होता है और Ac2 फ्रंट मैकेनिज्म के द्वारा हमको रिटेन्ड प्रोडक्ट प्राप्त होता है। एक और मैकेनिज्म की मैंने चर्चा की थी आपसे कि ACI बाई मॉलिकुलर सब्स्टिट्यूशन इंटरनल इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसमें कि क्या मैकेनिज्म होती है कि यहाँ पर ये जो मॉलिक्यूल है ये अटैक करता है, फ्रंट साइड से ही अटैक करता है, लेकिन इसके अटैक करने का जो प्रोसीजर है वो थोड़ा सा फ्रंट साइड अटैक से थोड़ा सा डिफरेंट है। कि यहाँ पर जब ये अटैक करता है तो इसमें ये जो Z है वो कोशिश करता है कि इसमें से इस मॉलिक्यूल के एक पार्ट को इसमें से बाहर, जो लिविंग ग्रुप है, एक पार्ट का मतलब है लिविंग ग्रुप है, इसको बाहर निकालने में मदद करे। और ये वाई जो है इस कार्बन के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करता है। तो एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर ये जो मॉलिक्यूल का हाफ पार्ट है वो इस सबस्ट्रेट में से लिविंग ग्रुप को बाहर निकालने में मदद कर रहा है। किस तरह से मदद करता है, देखिए यहाँ पर मैंने मैकेनिज्म में बताया है कि यहाँ पर ये CX मॉलिक्यूल है और ये YZ एक एंटरिंग मॉलिक्यूल है हमारा। और ये क्या कर रहा है, देखिए
जेड जो है वो एक्स के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करने की कोशिश कर रहा है, यानी कि ये सी एक्स में से एक्स को बाहर निकालने में पूरी तरह से मदद करेगा और सी और वाई के बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन होना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से एक ट्रांजिशन स्टेट क्रिएट हो जाएगी। इस तरह से ये सी एक्स जेड वाई ट्रांजिशन स्टेट क्रिएट होगी और क्रिएट होने के बाद ये जो जेड है ये एक्स को पूरी तरह से सी में से बाहर निकाल लेगा, तो ये मॉलिक्यूल पूरा बाहर निकल जाएगा और हमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट प्राप्त हो जाएगा। इस तरह से ये सी वाई और ये एक्स जेड हमारा बाहर निकल गया है। तो इस तरह से जो इंटरनल इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, जिसमें भी अगर हम इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री देखते हैं तो हमको जो प्रोडक्ट प्राप्त होता है वो रिटेन्ड प्रोडक्ट प्राप्त होता है, रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होता है, यानी कि जो सबस्ट्रेट का कॉन्फ़िगरेशन है वही प्रोडक्ट का कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो अब हमारे पास तीन चीज़ आ गई, एक SE2 फ्रंट, एक SE2 बैक और एक SEI मैकेनिज़्म। तो SE2 फ्रंट और SEI मैकेनिज़्म के द्वारा हमको जो प्रोडक्ट प्राप्त होता है उसका कॉन्फ़िगरेशन रिटेन्ड हो जाता है, यानी हम ये कह सकते हैं कि वहाँ पर रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन हुआ है। और SE2 बैक मैकेनिज़्म के द्वारा जो हमें प्रोडक्ट प्राप्त होता है वहाँ पर जो कॉन्फ़िगरेशन है प्रोडक्ट का वो इन्वर्टेड हो जाता है, विपरीत हो जाता है, तो हम कहते हैं कि वहाँ पर इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन हुआ है। आइए हम देखते हैं कि SE2 फ्रंट बैक और SEI मैकेनिज़्म की क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं, इनकी स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या कहती है। यहाँ मैंने SE2 फ्रंट मैकेनिज़्म का एग्जाम्पल बताया है। ये काफ़ी लार्ज मॉलिक्यूल है और इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो सिस है। इसकी रिएक्शन जब हम लेबल्ड मर्क्यूरी क्लोराइड के साथ कराते हैं तो हमें जो दो प्रोडक्ट प्राप्त होते हैं उन दोनों प्रोडक्ट में Hg पर लेबल्ड है, यहाँ पर भी लेबल्ड है देखिए, और यहाँ पर भी लेबल्ड है, और हमको फाइनली जो प्रोडक्ट प्राप्त होता है वो सिस ही प्राप्त होता है। ये दोनों प्रोडक्ट में लेबल्ड Hg का होना ये प्रदर्शित करता है कि यहाँ पर जब अटैक हुआ है तब CHG जो बॉन्ड है ये वाला बॉन्ड और HgC ये दोनों बॉन्ड टूटे हैं और जो अटैक हुआ है फ्रंट साइड अटैक हुआ है, जिसके फलस्वरूप हमें सिस प्रोडक्ट ही प्राप्त हुआ है, यानी कि रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन हुआ है। जो सबस्ट्रेट का कॉन्फ़िगरेशन था वही प्रोडक्ट का कॉन्फ़िगरेशन है। तो इस एग्जाम्पल्स के द्वारा हम SE2 फ्रंट मैकेनिज़्म को की स्टीरियोकेमिस्ट्री को एक्सप्लेन कर सकते हैं। दूसरा है SE2 बैक। इसमें हमने ये ऑप्टिकली एक्टिव यहाँ पे लिया हुआ सेकेंडरी ब्यूटाइल ट्राई नियोपेंटाइल टिन। यहाँ R इक्वल है नियोपेंटाइल ग्रुप के, यानी कि R की वैल्यू है नियोपेंटाइल ग्रुप, जो कि बहुत अधिक बल्की ग्रुप है। जब हम इस सबस्ट्रेट की रिएक्शन Br2 के साथ करते हैं तो हमको सेकेंडरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड और ट्राई नियोपेंटाइल स्टेनस ब्रोमाइड मिलता है, और हमें यहाँ पर जो प्रोडक्ट मिलता है उसका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो इन्वर्टेड हो जाता है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जब हमने ऑप्टिकली एक्टिव सबस्ट्रेट लिया था तो इसका की कॉन्फ़िगरेशन अगर मान लीजिए सिस है तो इसमें इन्वर्टेड होकर यहाँ पर ट्रांस हो जाएगा, और अगर हम यहाँ ट्रांस लेते हैं तो यहाँ पर सिस हो जाएगा। तो जब SE2 मैकेनिज़्म होती है तो हमको जो प्रोडक्ट प्राप्त होता है वो इन्वर्टेड प्रोडक्ट प्राप्त होता है। अब तीसरा मैंने बताया था SEI इंटरनल इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इसका एग्जांपल हम देखते हैं। यहाँ पर हमने ये ऑप्टिकली एक्टिव सेकेंडरी ब्यूटाइल मर्करी ब्रोमाइड लिया है, और इसकी रिएक्शन जब हम मर्क्यूरिक ब्रोमाइड के साथ करते हैं, ऐसे मर्क्यूरिक ब्रोमाइड के साथ जिसमें कि मर्करी लेबल्ड है, और जब हम SEI मैकेनिज़्म होती है इसमें, और SEI मैकेनिज़्म के फलस्वरूप क्या होता है देखिए, यहाँ पर एक ये ट्रांजिशन स्टेट बनी है। इस ट्रांजिशन स्टेट में जो सेकेंडरी ब्यूटाइल ग्रुप है जिसके के साथ HgBr लगा हुआ था,
ये HgBr, ये और ये HgBr2 है। तो HgBr2 क्या कर रहा है कि इसमें से Hg को बाहर निकालने की कोशिश, इस वाले मॉलिक्यूल को यहाँ से बाहर निकाल लेगा। कौन? ये जो HgBr2 है, ये यहाँ से ये इस HgBr को बाहर निकालेगा। और हमें जो यहाँ पर जो हमने लेबल्ड HgBr2 यूज की थी, ये HgBr2 इस सेकेंडरी ब्यूटाइल ग्रुप के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा। इस ब्यूटाइल और Hg के बीच का तो बॉन्ड लूज होना शुरू होगा और इस Hg और इस ब्यूटाइल के बीच का बॉन्ड बनना शुरू हो जाएगा, और जिसके फलस्वरूप यहाँ पर ये ट्रांजिशन स्टेट आएगी और फाइनली सेकेंडरी ब्यूटाइल ग्रुप के साथ HgBr बॉन्ड बना लेगा और यहाँ से फाइनली बॉन्ड टूट जाएगा और हमें मिल जाएगा HgBr2। और साथ ही ये हमारा लेबल्ड प्रोडक्ट मिलेगा, ये लेबल्ड प्रोडक्ट मिलेगा जिसका कॉन्फ़िगरेशन वही होगा जो कि हमारे सबस्ट्रेट का था। यानी कि यहाँ पर जब हम SEI मैकेनिज़्म करते हैं तो हमको रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन मिलता है, यानी कि रिटेन्ड प्रोडक्ट मिलता है। प्रोडक्ट का कॉन्फ़िगरेशन वही होता है जो कि सबस्ट्रेट का होता है। तो इस तरह से हमने बाईमोलिकुलर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ा है। आगे हम इसके फैक्टर्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो कि बाईमोलिकुलर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को इफ़ेक्ट करते हैं, उसकी रिएक्टिविटी को चेंज करते हैं, कम करते हैं अथवा ज़्यादा करते हैं। थैंक यू।